हेलो एवरीवन। सो आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोन बायोकेमिस्ट्री और फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू मेंशन फ्यू थिंग्स कि ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, इसमें ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चे हमें रिपीटेड क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिल रहे। बहुत रेयर टू द रेयरेस्ट शायद ही कोई एक या दो या तीन ऐसे क्वेश्चन शायद जो कि कुछ कुछ पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, और वो भी सब में रिपीट नहीं हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होने की उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम रिपीटेशंस को तो फॉलो नहीं कर सकते। रिपीटेड क्वेश्चन हमारे लिए हेल्प नहीं करेंगे। तो हमारे लिए हेल्प क्या करेगा? हमारे लिए हेल्प करेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई कैन मेंशन फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करने ज़रूरी है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 करना ज़रूरी है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं। एज आई मेंशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूरी है बेटा। टॉपिक्स मतलब कि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, बट यस उस टॉपिक में से क्वेश्चन हमें हर बार देखने के लिए मिल रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटा चैप्टर नंबर हमारा वो सेकेंड मैसेंजर का जो टॉपिक है, सेकेंड मैसेंजर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सेकेंड मैसेंजर वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बीच बीच में कई कई चैप्टर्स में मिल रहा है, बट ओवरऑल वो चैप्टर 10 या 11 में कवर होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए जितने भी डिजीजेस को बेटा हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जैसे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कौन कौन से डिजीजेज है, एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड कौन से डिजीजेज है, पैनक्रिया से रिलेटेड कौन सी पैथोफिजियोलॉजीज है, वो करनी ज़रूरी है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हुए। उसके अलावा बेटा जो हमारे ऐसे चैप्टर नंबर 12 में बेसिकली हमारे जो मेथड्स, हम कैसे हार्मोन्स को मेजर करते हैं या चेक करते हैं, उसके लिए इम्यूनो एस्से पे एक जनरल क्वेश्चन आता है, या फिर स्पेसिफिकली एलाइजा पे क्वेश्चन आ सकता है। एलाइजा पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एलाइजा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके व्हाट इज एलाइजा, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एलाइजा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि काफ़ी सारे पेपर्स में दिखने के लिए मिल रही है, पैथोफिजियोलॉजी हो गई। हाँ जी, अब बेटा आप कोई भी ग्लैंड की बात करो, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली हार्मोन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में बेटा आ जाता है जैसे कि पैनक्रियाज, ठीक है, हाइपोथैलेमस, फिर है हमारे पास पिट्यूटरी, नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, थायराइड के बाद पैराथायराइड, उसके बाद आपका टेस्टिस और ओवरी आ जाते हैं जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से एसोसिएटेड है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एड्रीनल ग्लैंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेजरली ये सारे ग्लैंड हमारे पास हैं। हमें हर ग्लैंड से रिलेटेड क्या करना है, उसकी सिक्रीशन, वो क्या क्या हार्मोन सिक्रीट करता है, उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, प्लस अगर हो सके तो इन सारे ग्लैंड्स के या इनमें से कुछ जितने के भी आप कर सकते हो उसके स्ट्रक्चर करो। स्ट्रक्चर में जैसे हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी का, इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। थायराइड का, एड्रीनल का, क्योंकि एड्रीनल का मेडुला होता है, कॉर्टेक्स होता है। उसी तरह पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। तो बेसिकली ग्लैंड से रिलेटेड हार्मोन फंक्शन और स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे पहले जो हमने डिस्कस करा दैट इज़ व्हाट डू वी से, हाँ जी, जो हमने कहा कि चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 11 या 12 ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैसेंजर्स इंपॉर्टेंट है, डिजीजेस करने इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे या बहुत रेयर मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि आप टॉपिक्स को कवर करो। अगर आप ऑलरेडी कोर्स करते हुए आ रहे हो एंड यू आर ओनली एट द वर्ज ऑफ रिविजन, सिर्फ रिविजन कर रहे हो तो वेल एंड गुड। सारे चैप्टर्स अच्छे से करो, बैक क्वेश्चंस करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको पिक करो और बुक में से फाइंड आउट करके लर्न करो। अगर सपोज करो आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो रही है या आपने सिर्फ कुछ करा एंड यू आर जस्ट ट्राइंग कि एक मिनिमम पोर्शन जो आपको पासिंग में हेल्प कर दे, तो वो ये सारी चीज़ें। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, आप कोई भी 2 ब्लॉक्स उठा लो, उन ब्लॉक्स को अच्छे से करो। जो भी चैप्टर आप पिक कर रहे हो ना बेटा, आप उस चैप्टर को अच्छे से कवर करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो आप ब्लॉक 1 कर रहे हो, ब्लॉक 1 इज़ क्वाइट ईजी। अगर आप ब्लॉक 1 करते हो जैसे एंडोक्राइनोलॉजी, हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी, आप अच्छे से इसके सारे टॉपिक्स कवर करो। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मैं ब्लॉक 1 के ये 2 चैप्टर्स तो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये वाला चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो देयर आर 12 चैप्टर्स। 12 में से बेटा आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मिनिमम 6 और उससे ज़्यादा जितने आपसे हो सके वो चैप्टर्स पिक करो और उन चैप्टर्स को अच्छे से करो। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर की तकरीबन वेटेज जो है वो 5 to 10 मार्क्स की वेटेज हर चैप्टर रख रहा है। तो मैंने आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं उसका मैंने आपको हिंट दे दिया। चैप्टर 6 में से ग्रोथ फैक्टर्स में से क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। उसके अलावा केमिकल
सिग्नलिंग हो गई, चाहे वो ऑटोक्राइन पैराक्राइन हो, सेकंड मैसेंजर पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्लैंड्स के हार्मोन्स या सेक्रीशंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हार्मोन के नाम बताओ, फंक्शन के नाम बताओ, फंक्शंस बताओ, या फिर आपको कोई हार्मोन दे देंगे, फॉर एग्जांपल बोल दिया सिक्रेटिन, सिक्रेटिन बताओ कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है और ये क्या करता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप एक बेसिक प्रिपरेशन भी कर रहे हो कि जिसमें आप चाहते हो कि मिनिमम पास या 50-60% स्कोर कर लें, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेनली करने की ज़रूरत है। एंड येस, आई विल डेफिनेटली पुट द लिंक ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज लिस्ट मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे, इफ़ इट हेल्प्स यू तो। बट अदरवाइज कोई भी चैप्टर उठाओ, उसको अच्छे से करो, 50% सिलेबस उठा लो, 6 to 8 चैप्टर्स, जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजी एक ईजी चैप्टर है। उसके अलावा ब्लॉक 2 की बात करें तो ब्लॉक 2 में थायराइड है, रिप्रोडक्टिव है और ग्रोथ हार्मोन फैक्टर है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन वाला चैप्टर बेटा इजी है, इसमें टेस्टिस से, ओवरीज से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस हो रही है, ओवेरियन साइकिल के बारे में करना, प्रोलैक्टिन के बारे में करना। बट एक चीज़ याद रखना, कोशिश यही करो हर चैप्टर को, जो भी अगर आप, इफ़ यू आर ओनली डूइंग 50% ऑफ द सिलेबस, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कवर कर रहे, हर चैप्टर में से नहीं कर रहे, तो जो कर रहे हो उसको पिक करना अच्छे से, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हार्मोन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ओवेरियन साइकिल पे आ जाता है, प्रोलैक्टिन पे आ जाता है और भी बहुत सारे आ जाते हैं। थायराइड हार्मोन ईजी है, ग्रोथ हार्मोन एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये ईजी है, क्योंकि इसमें से ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से ग्रोथ फैक्टर पे क्वेश्चन हर पेपर में देखे जा चुके हैं, ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। अगर हम आते हैं ब्लॉक 3 में, तो ब्लॉक 3 में 3 चैप्टर्स हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस से रिलेटेड, पैनक्रियास से रिलेटेड और एड्रीनल से रिलेटेड। बेटा इसमें से, वैसे तो ये तीनों ही चैप्टर ईजी हैं, बट इसमें से जो कैल्शियम और फॉस्फोरस वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो क्वेश्चन 1 या 2 पेपर में, या एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हुए देखा गया, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। और सारे चैप्टर्स की पैथोफिजियोलॉजी ज़रूर कवर करनी ही करनी है। और लास्ट ब्लॉक बेटा हमारा कवर करता है सिग्नलिंग को और मोड ऑफ हार्मोन एसेस। जैसे मैंने बोला, मेथड ऑफ हार्मोन एसे में से एलाइजा अच्छे से प्रिपेयर करो। एलाइजा से रिलेटेड ये होता है बेटा रिया, या फिर आ जाता है शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनो एसेज, के अलग अलग इम्यूनो एसेज कौन से होते हैं, एक शॉर्ट नोट में उसको ब्रीफ करो। सिग्नलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से GPCR पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जी प्रोटीन रिएक्टिव जो कपलिंग रिएक्शंस होते हैं। उसके अलावा सेकंड मैसेंजर्स क्या होते हैं, कैल्शियम सेकंड मैसेंजर की तरह कैसे एक्ट कर रहे हैं, और कौन कौन से सेकंड मैसेंजर्स हो सकते हैं, जैसे NO हो सकता है। तो सेकंड मैसेंजर पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में GPCR आता है, उसी में NO आता है, और भी सेकंड मैसेंजर्स आते हैं। एंड सिग्नलिंग का एक बेसिक मैकेनिज्म क्या है, सिग्नलिंग क्यों हो रही है, ये कैसे हो रही है, कैसे। इसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हार्मोन रिसेप्टर्स पे, ठीक है, कि हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में बताओ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो ये बिगिनिंग का ओवरव्यू है, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, देर आर नो एज सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट येस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड द बेसिक कीज, हर एक ग्लैंड के हार्मोन्स और उनकी सिक्रीशंस के नाम अच्छे से याद करो, डिजीज़ के बारे में शॉर्ट नोट्स करो, और उसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लो, यहाँ से इम्यूनो एसे ज़रूर कर लो। तो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड पे क्वेश्चन पहले आ चुका है कि बेसिकली क्या होता है, केमिकल सिग्नलिंग पे बेस्ड इन 1 पे और अदर क्वेश्चन आ चुके हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, फंक्शन ऑफ हार्मोन रेगुलेशन पे, ट्रांसपोर्ट। तो चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 1 के हर पेपर में हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। कभी कभी सेम टॉपिक में से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है, कभी कभी अलग अलग टॉपिक में से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं हमारे ब्लड में, और वो टारगेट ऑर्गन तक जाके हमारे बहुत सारे एक्शंस को मतलब हमारी बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हार्मोन जो है ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं, ये जो हार्मोन है बेटा ये सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चे डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड जिसकी डक्ट नहीं होती, जिसकी ट्यूब नहीं होती। सो द हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स इन एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो है वो डिस्टेंट टिश्यूज तक या टारगेट ऑर्गन तक जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं हमारे ब्लड में। उसी तरह बेटा दूसरे क्लास ऑफ ग्लैंड कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या है, जिनके पास डक्ट है, ट्यूब है, मतलब वो जो भी एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उस ट्यूब के थ्रू हमारे टारगेट ऑर्गन तक जा रहे हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि स्वेट ग्लैंड। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड के। अब अगर हम आ जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस को समराइज कर रहा है। या फिर आप ट्राई करना, आपने क्लास 12th में एंडोक्राइन वाला चैप्टर करा हुआ होगा, उसमें इससे भी बेटर टेबल दिया हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ग्लैंड्स होंगे, हार्मोन होगा, उसका टारगेट ऑर्गन होगा और फंक्शन होगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस बेटा, हाइपोथैलेमस या तो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और ये किसको इंस्ट्रक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। बट यहाँ पे ना इस टेबल में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे फंक्शंस अच्छे से मेंशन नहीं है।
तो जो भी ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पिट्यूटरी उसके कॉरस्पॉन्ड में काम करेगा। उसके बाद पिट्यूटरी को बेटा हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रहा होता है TSH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, और इन सब के जो ग्लैंड्स के जो टारगेट ऑर्गन है वो बताए हुए हैं। और उसके अलावा इनके काम, पिट्यूटरी बेटा एक मास्टर ग्लैंड माना जाता था, क्योंकि पिट्यूटरी क्या करता है, हर ग्लैंड को इंस्ट्रक्ट करता है। जैसे थायराइड ग्लैंड ने थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड तक भेजेगा, तब थायराइड जो है वो स्टिमुलेट होकर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसे ही ये हर ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। उसी तरह यहाँ पे एक और हार्मोन है इंटीरियर पिट्यूटरी का, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी एज द नेम सजेस्ट ग्रोथ को मॉनिटर करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से बेटा दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। एक पेपर में ऑक्सीटोसिन पे शॉर्ट नोट भी आया हुआ है, तो वो आपको पिट्यूटरी वाले चैप्टर में से लर्न करना है। ऑक्सीटोसिन जो है वो बेसिकली यूट्रस और मामरी ग्लैंड पे हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है। वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन है, मतलब कि यूरिन प्रोडक्शन को स्लो डाउन करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। पाइनियल ग्लैंड मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कर रहा है। थायराइड ग्लैंड आप सबको पता है, थायराइड हार्मोन दैट इज T3 T4 प्रोड्यूस करता है। ये हमारे सारे टिश्यूज पे एक्ट करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं। पैराथायराइड जो है वो बेटा PTH पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये बॉडी के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, मतलब इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, बोन में से जो भी कैल्शियम होगा वो रिमूव होकर ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड के बेटे दो पार्ट, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स जो है वो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक क्लास ऑफ हार्मोन है, और मेडुला जो है वो रिलीज करता है एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, तो इनके फंक्शंस के बारे में आपको करना है। तो सारे ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस के बारे में अच्छे से करना, क्योंकि काफ़ी बार 4 मार्कर 5 मार्कर में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको 2-3 हार्मोन्स बोल देंगे, बोलेंगे उनके ग्लैंड्स बताओ और उनके फंक्शन बताओ। ठीक है जी। स्टमक रिलीज कर रहा है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है, ECL सेल्स पे टारगेट करता है, ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। पैनक्रियाज 3 हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन और स्टोमेटोस्टैटिन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ग्लूकागोन उसका रिवर्स काम कर रहा है। स्टोमेटोस्टैटिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास डिओडेनम और जेजुनम से सिक्रीट होते हैं हार्मोन सिक्रेटिन और CCK, मतलब कोलसिस्टोकाइनिन। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि बताओ सिक्रेटिन और CCK कहाँ से रिलीज होता है और इनका क्या काम होता है, कौन सा टारगेट ऑर्गन होता है। तो सिक्रेटिन एक्ट करता है बेटा पैनक्रियाज और स्टमक पे, और हमारी बॉडी के अंदर वाटर हीमोस्टेसिस, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। CCK एक्ट करता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से बाइल की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। ओवरी प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि गोनाड्स पे एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, अगेन जो गोनाड स्किन मसल बोन पे एक्ट करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। यहाँ पे जो ग्लैंड्स के बारे में आपको हार्मोन मिल रहे हैं, ये एक बहुत ओवरव्यू है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट कोशिश करता कि अगर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं भी करें, बट इतने से थोड़ी ज़्यादा डिटेल होनी चाहिए हर हार्मोन की, उसके ग्लैंड की, उसके टारगेट ऑर्गन की और उसके फंक्शन की। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा केमिकल सिग्नलिंग पे। केमिकल सिग्नलिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल सिग्नलिंग क्या है? केमिकल सिग्नलिंग एक तरीका है सेल की कम्युनिकेशन का। ठीक है, सेल एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है या कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये एक इंटरेक्शन का तरीका है। इसके अंदर क्या होता है, सेल कुछ सिग्नल्स रिलीज कर रहा है, और वो सिग्नल्स क्या होते हैं, केमिकल सिग्नल्स, मतलब कि कुछ केमिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल, जैसे कि कुछ हार्मोन हो सकता है या कोई फैक्टर हो सकता है। ठीक है, जिसको हम सिग्नल बोलते हैं। तो in order to rapidly respond to changes in the environment, cell undergo fundamental cellular processes of signaling. Cell signaling, which is also known as signal transduction या transmembrane signaling, is a vital process for communication. तो ये एक सेल कम्युनिकेशन का तरीका है। एक सेल जो भी केमिकल रिलीज करके दूसरे सेल तक मैसेज भेज रहा है, तो वहाँ पे मैसेज में क्या होगा, उसके जीन एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आएंगे, वो DNA से RNA बनेगा और RNA से कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड प्रोटीन बनेगा। Cells stereotypically communicate using chemical signal which can be protein, peptide, amine, nucleotide। मतलब ये जो केमिकल्स है वो कोई भी क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को हम बोल देते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। दीज आर रिलीज इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर रिलीज होंगे और फिर उसके बाद ये जाएंगे टारगेट सेल तक। अब कैसे पता चलेगा ये टारगेट सेल तक जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रिसेप्टर होगा जिस पे जाके ये बाइंड करेंगे, तो इसलिए ये जो पार्ट होता है ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो अगर हम सिग्नलिंग का एक बेसिक पैटर्न देखें कि कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग क्या होता है। रिसेप्शन, सबसे पहले एक सेल ने जो सिग्नल भेजा फ्रॉम द एक्सटीरियर, वो दूसरे सेल तक जाएगा। दूसरा ट्रांसडक्शन, जिस सेल को वो सिग्नल मिला है, जिस सेल से वो मतलब जिस सेल ने वो सिग्नल रिसीव करा है, उसके रिसेप्टर में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से अंदर सेल के अंदर एक चेंज होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। और उसमें लास्ट फाइनली क्या होगा, सेल उस चेंज के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा, सिग्नल ट्रिगर करेगा उस सेल में से स्पेसिफिक सेल्यूलर रिस्पॉन्स। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग की, मोड ऑफ सेल टू सेल सिग्नलिंग क्या होता है बेटा, एक तो लोकल सिग्नलिंग होती है। लोकल सिग्नलिंग में क्या होता है, सेल टू सेल, लोकल मतलब पास में, एक सेल इधर है दूसरा इधर है, पास में कोई भी सिग्नल जा रहा है। तो सेल सेल कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नल्स रिक्वायर इंटरैक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सेल, मतलब कि जो दो सेल्स है उनकी जो मेम्ब्रेन है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो जो सेल है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। दूसरा है बेटा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बने हुए हैं, मतलब कि एक सेल ये रहा यहाँ से और इसमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये एक सेल से दूसरे सेल में जो भी सिग्नल्स है या मैसेज है वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, सेल कोई सिग्नल रिलीज कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है, कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, और वो केमिकल आके उसी खुद के ही सेल से बाइंड कर रहा है, ठीक है। सो अ सिग्नल इटसेल्फ through a signaling molecule, a cell signals itself through a signaling molecule that it synthesizes and to which it also respond by secreted chemical interacting with receptor on the surface of the same cell। मतलब बेटा जो सिग्नल निकल रहा है वो सिग्नल आके किस सेल पे बाइंड कर रहा है, अपने ही सेल पे बाइंड कर रहा है, उसको बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो रिलीज हो रहा है एक सेल से, वो जाएगा दूसरे सेल पे, दूसरे सेल के किसी नियर बाय सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और उस पर कोई एक्शन करेगा। तो अगर अपने ही सेल में कोई सिग्नल अपने ही सेल के लिए कोई सिग्नल भेज रहा है दैट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, और दूसरे सेल के लिए भेज रहा है तो पैराक्राइन। पेपर में ऑटोक्राइन और पैराक्राइन में डिफरेंस भी करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे इसके एग्जांपल हो गए पैराक्राइन के कि कोई साइटोकाइन रिलीज हुए जो कि एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर रहे थे। न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं तो दूसरे सेल को जाके वो उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करते हैं। ये था जो अभी तक हमने पढ़ा बेटा लोकल सिग्नलिंग। अब है लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग मतलब एक सेल से जो मैसेज आ रहा है वो दूसरे सेल तक, वो सेल्स थोड़े से दूर है, जैसे कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग जिसमें हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, हार्मोन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू जाएंगे टारगेट सेल तक। न्यूरल सिग्नलिंग, न्यूरल सिग्नलिंग मतलब कि जो केमिकल सिग्नल्स है जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जहाँ से रिलीज हुए हैं वो जाके बाइंड करेंगे रिसेप्टर के साथ या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ, ठीक है। जब भी कोई हार्मोन है वो काम कैसे करता है बेटा, या सिग्नल है वो काम कैसे करता है, अगर एक सेल है इसने कोई हार्मोन रिलीज करा, ठीक है, वो हार्मोन क्या करेगा किसी दूसरे सेल पे जाके उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करके फिर उसके अंदर जो चेंजेस हैं जो सिग्नल है वो इंड्यूस करेगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन की बात करें तो सबसे पहले हम हार्मोन को क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो टारगेट सेल पे जाके कैसे काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर ये एक सेल है और यहाँ से मान लो यहाँ से हमारे पास कोई हार्मोन आ रहा है, तो ये हार्मोन अगर इस सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता तो बेटा यहाँ बाहर कोई रिसेप्टर होगा जिससे जाके ये बाइंड करेगा। जब ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो रिसेप्टर के अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और अंदर के प्रोटीन या मॉलिक्यूल जो वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे काम करता है बेटा सेकेंड मैसेंजर, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन तो अंदर जा नहीं रहा, ये तो फर्स्ट मैसेंजर था, तो ये हार्मोन अगर अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ पे आके रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, रिसेप्टर अंदर के किसी मॉलिक्यूल को जैसे एडिनाइल साइक्लेज रिलीज करता है जो एटीपी को चेंज कर देता है साइक्लिक एएमपी में, तो साइक्लिक एएमपी भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक सेकेंड मैसेंजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो काम आता है वो किसका आता है, सेकेंड मैसेंजर का आता है। दूसरे होते हैं हार्मोन दैट कैन एंटर द सेल, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं ना बेसिकली बेटा वो क्या कहते हैं, वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे वो जब सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे तो अंदर इसका मतलब यह उसका जो रिसेप्टर होगा, हार्मोन बेटा हमेशा रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो इंटरसेल्यूलर है, इंट्रासेल्यूलर है, सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर वो इंटरैक्ट करके एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू कर देंगे। तो हार्मोन्स दैट डू नॉट एंटर सिग्नल थ्रू इंटरेक्शन विद रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। जो एंटर कर सकते हैं वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर जो रिसेप्टर है उसके साथ, और दैट फंक्शन इन द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट सेल, और रेगुलेट करेंगे जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। और इसमें हमारे आ जाते हैं थायराइड हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस की वेदर वो हार्मोन एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर हम बात करें नेक्स्ट की केमिकल क्लासेस, केमिकल क्लासेस के बेसिस पे हमने बोल दिया लिपिड सॉल्यूबल या वाटर सॉल्यूबल। लिपिड सॉल्यूबल का मतलब है कि वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, क्या है, हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक बोल सकते हो, लाइपोफिलिक, ठीक है। तो ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, लिपिड के साथ बाइंड कर सकते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, लिपिड हार्मोन, और इसीलिए लिपिड सोल्यूबल है ना बेटा, इसीलिए ये सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। जितने भी वाटर सोल्यूबल होंगे मतलब वाटर लविंग होंगे, वो पेप्टाइड, कैटेकोलमीन या अमीनो एसिड्स, ये जो है ये सेल के अंदर एंटर
नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो सिंथेसाइज कैसे हो रहा है, स्टोर कैसे हो रहा है, रिलीज कैसे हो रहा है और काम कैसे कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो केमिकल नेचर है कि वो वाटर सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल, इससे उसकी हाफ लाइफ पे भी फर्क पड़ता है कि हार्मोन की हाफ लाइफ कैसे होगी। अब हमने कहा कि बेटा एक कैटेगरी हो सकती है कि वो प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन हो। अगर वो प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन, तो सबसे पहले तो प्रोटीन और पेप्टाइड में क्या फ़र्क होता है। प्रोटीन में मतलब बेटा लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब यहाँ पे 50 या 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन। पेप्टाइड मतलब जिसमें कम अमीनो एसिड है, 2 या उससे ज़्यादा, मतलब 5, 8, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि वैसोप्रेसिन। मोनो मीन्स, मोनो मतलब सिंगल, तो मतलब कि जो अमीनो एसिड से, एक अमीनो एसिड से ही सिंथेसाइज होकर बन गया, जैसे कि नॉरेपिनेफ्रिन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी हो सकता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको हम T3 बोलते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड एज प्री हार्मोन्स या प्री पो हार्मोन्स, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, सिग्नल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के थ्रू करते हैं, मतलब इनके ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। स्टोर्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर स्टोर होते हैं। ये चीज़ याद रखनी इंपॉर्टेंट है, जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर नहीं हो सकते। प्रोटीन हार्मोन्स आर नॉट सिक्रीटेड इंस्टेंटली बट आर रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस थ्रू द रेगुलेटेड सिक्रीटरी पाथवे। ये इजीली रिलीज ऐसे ही नहीं हो जाते, ये धीरे धीरे करके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल्स में सेल से रिलीज होते हैं। टेंड टू सर्कुलेट इन ब्लड प्रीडोमिनेंटली इन अनबाउंड बट मे सर्कुलेट इन बाउंड फॉर्म टू। ज़्यादातर ये अनबाउंड फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बाउंड, कुछ ऐसे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो बाउंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमने बोला बेटा जो प्रोटीन हार्मोन है वो क्या है, प्रोटीन हार्मोन है वाटर सोल्यूबल, और जो वाटर सोल्यूबल है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अगर सेल के अंदर नहीं एंटर कर सकता तो इस हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पे होगा, सेल पे होगा। तो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, दीज रिसेप्टर्स आर लार्ज प्रोटीन, ये जो रिसेप्टर्स है वो लार्ज प्रोटीन है, जिनके 3 पार्ट होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, मतलब एक पार्ट सेल के बाहर है, एक पार्ट सेल के अंदर है, दैट इज इंट्रासेल्यूलर, और एक है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो कि मेम्ब्रेन को ही स्पैन कर रहा है, ठीक है। तो रिसेप्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, ये जाके बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड टू इट्स रिसेप्टर लीडिंग टू कॉन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर, जिससे स्पेसिफिक इंटरैक्शन होगी, अंदर के सेल के अंदर मैसेजेस रिलीज होंगे जो कि है सेकंड मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिक AMP और कैल्शियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चैप्टर 10 में सेकंड मैसेंजर को और डिटेल में करना है। और ये जो सेकंड मैसेंजर होते हैं फिर अंदर वो कैस्केड ऑफ रिएक्शंस जो है वो शुरू कर देते हैं, जिससे फाइनली DNA को वो एक्टिवेट करके जो भी प्रोटीन बनवाना होता है वो बनवाते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ बेटा, ये जो हार्मोन है पेप्टाइड हार्मोन, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करेगा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करा। जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है तो वो एडिनाइलेट साइक्लेस एंजाइम रिलीज करता है, जो कि ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP में। साइक्लिक AMP क्या करता है, प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट कर देता है, मतलब सीरीज ऑफ प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होते रहते हैं, ठीक है। और फाइनली इवेंचुअली क्या प्रोड्यूस होता है, एक सेल्यूलर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेरॉयड हार्मोन की, स्टेरॉयड हार्मोन इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉयड हार्मोन पे और स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर पे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, बट हो सकता है कि क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हमें कम दिख रहे हैं, तो स्टेरॉयड हार्मोन अगर पहले आ चुके हैं तो क्या पता नेक्स्ट टाइम प्रोटीन हार्मोन्स आ जाए, ठीक है, या पेप्टाइड हार्मोन आ जाए। स्टेरॉयड हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो एक कॉमन प्रिकर्सर, मतलब कि किसी स्टेरॉयड से, और स्टेरॉयड कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है। बीइंग फैट सोल्यूबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन एफर्टलेसली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि बेटा ये फैट सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ओवरीज, टेस्टिस और प्लेसेंटा, ठीक है। तो द पैटर्न ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड मॉडिफिकेशन ऑन द साइड चेन मेक्स स्टेरॉयड हार्मोन स्ट्रक्चरली डाइवर्स। जैसे अभी हमने पेप्टाइड वाले हार्मोन्स में पढ़ा था कि उसमें प्रोटीन होगा, अगर मोर देन 50 अमीनो एसिड होगा तो प्रोटीन होगा, अगर लेस देन 1 और 2 अमीनो एसिड या कम अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड हो गया, मोनो अमीन हो सकते हैं या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन की भी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है, जैसे कि प्रोजेस्टिन जिसके अंदर 21 कार्बन स्टेरॉयड है, कॉर्टिकॉइड जिसके अंदर अगेन 21 कार्बन स्टेरॉयड है, एंड्रोजन्स 90 कार्बन स्टेरॉयड रखते हैं, एस्ट्रोजन 18 कार्बन स्टेरॉयड रखते हैं। तो ये इसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में स्टेरॉयड हार्मोन्स हो सकते हैं। अगर हम स्टेरॉयड हार्मोन के फीचर्स की बात करें, लाइपोफिलिक मतलब कि लिपिड सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, तो ये इजीली ब्लड के अंदर, दीज आर कैरिड इन ब्लड इन बाउंड फॉर्म। प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो मैक्सिमम प्रीडोमिनेंटली वो अनबाउंड फॉर्म में होते हैं, बट कभी कभी बाउंड फॉर्म में भी रहते हैं। बट ये बेटा ज़्यादा बाउंड फॉर्म में रहते हैं, किसके साथ, ट्रांसपोर्ट या प्रोटीन
प्रोटीन कैरियर्स के साथ, जिसकी वजह से प्लाज्मा सोल्यूबल बना देते हैं। दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वेसिकल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये लिपोफिलिक है, तो हम इसको वेसिकल के अंदर, बेटा वेसिकल जो होगा ना, वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है वो अगेन एक लिपिड है, तो ये लिपिड सोल्यूबल है, ये उसके साथ इंटरेक्ट करके उसमें डिजोल्व होने लग जाएगा, इसीलिए हम इसको सिक्रीटरी वेसिकल में स्टोर नहीं कर सकते। ये एक बैक क्वेश्चन भी है और ये पहले एक बार पेपर में आ भी चुका है। All steroid hormones are derivative of cholesterol which are either taken up by extracellular fluid by the cells or produced by intercellular enzyme। याद रखना है स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है वो उनका प्रिकर्सर कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर की, अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको पहले जल्दी से समझ में आ जाएगा कि डायग्राम में हो क्या रहा है। स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं बेटा, लिपिड सोल्यूबल होते हैं। लिपिड सोल्यूबल है तो ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। जो प्रोटीन हार्मोन थे उनका रिसेप्टर सेल के बाहर सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसका रिसेप्टर कहाँ है, सेल के अंदर। ये जाके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जब ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो अंदर जो भी कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन शुरू होगी, इवेंचुअली ये डीएनए को एक्टिवेट कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगी और एक प्रोटीन जो भी डिजायर्ड रिएक्शन था उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेरॉयड हार्मोन क्या है, लिपिड सोल्यूबल है, इजीली फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के पास। स्टेरॉयड हार्मोन जब इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस कर देता है रिसेप्टर में, जिसकी वजह से वो डीएनए बाइंडिंग डोमेन उसका ओपन हो जाता है। इसका मतलब बेटा ये हुआ, जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करा तो जो कॉम्प्लेक्स बना है, रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो बना है, उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स जाके डीएनए के साथ बाइंड हो गया, और जब वो डीएनए के साथ बाइंड होगा तो इन टर्न बाइंड्स टू अ रेगुलेटरी रीजन ऑफ स्टेरॉयड रिस्पॉन्सिव जीन, और जीन को ऑन या ऑफ एज पर द रिक्वायरमेंट ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि स्टेरॉयड हार्मोन कैसे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन इन जनरल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 30 minutes टू exert their action as they modify gene expression and transcription translation and have long lasting effect। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आए बेटा, ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन। ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन की बात करें, वंस अ हार्मोन मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस इन एन एंडोक्राइन सेल, तो एंडोक्राइन सेल में जब हार्मोन बन गया तो ऑब्वियसली वो वहाँ से सिक्रीट होगा, और सिक्रीट होगा तो अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। अब बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक नेचर, जैसे स्टेरॉयड या थायराइड है, वो इजीली ब्लड के अंदर फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकते, तो हमने पढ़ा है वो ज़्यादातर बाउंड फॉर्म में होते हैं। वेरा जो प्रोटीन या पेप्टाइड है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो जनरली फ्री घूमते हैं। बट सम प्रोटीन पेप्टाइड जो है वो बाउंड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि वेसिकल्स के बारे में, जो प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स है वो स्टोर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर, और धीरे धीरे करके एक्सोसाइटोसिस से वो रिलीज होते हैं। लेकिन जनरली वन सिक्रीटेड पेप्टाइड हार्मोन्स आर नॉट बाउंड टू कैरियर प्रोटीन बिकॉज दीज हार्मोन्स आर सोल्यूबल इन एक्वस सॉल्वेंट। ये किसी भी कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करते, क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन बेटा क्या है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर के साथ तो बाइंड कर सकते हैं लेकिन ये किसी फैट, किसी लिपिड के साथ बाइंड नहीं कर सकते। तो ये बाइंड नहीं करते, इसीलिए दे आर रैपिडली डिग्रेडेड बाय प्रोटीएसेस रिजल्टिंग इन शॉर्टर हाफ लाइफ। इसी वजह से इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, वेरा स्टेरॉइड की जो होगी उनकी लॉन्गर हाफ लाइफ होगी। ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट द नॉन पेप्टाइड स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन हैव कंपैरेटिवली लॉन्गर प्लाज्मा लाइफ एज दे सर्कुलेट इन एसोसिएशन विद स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि वो ब्लड के अंदर बाउंड फॉर्म में किसी न किसी प्रोटीन के साथ बाउंड होकर काम करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है बेटा फंक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर रेगुलेशन। हार्मोन का फंक्शन कैसे होता है और वो रेगुलेट कैसे होते हैं। हार्मोन कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ। हार्मोन सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, मेटाबॉलिज्म में, सारी चीज़ों में। वो कैसे काम कर रहे हैं, कोई भी हार्मोन हो, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो स्टेरॉइड हो, वो जाके रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं, वेदर ऑन द सर्फेस और इनसाइड द सेल, वो जाके रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं। तो अगर किसी तरह ये रिसेप्टर ऑल्टर हो गए, रिसेप्टर के अंदर कोई चेंज आ गया, तो बेटा हार्मोन जाके उस रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। By altering receptor, hormone can alter the response of target cell either by upregulating or downregulating। अगर रिसेप्टर को चेंज कर दिया जाए तो हार्मोन का इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है, वो अपरेगुलेट भी हो सकता है और वो डाउन रेगुलेट भी हो सकता है। अपरेगुलेट का मतलब होता है बेटा कि मान लो कोई एक सेल है, ठीक है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स है, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे रिसेप्टर बने हुए थे, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे ना बहुत कम मॉलिक्यूल, बहुत कम टाइम के लिए हार्मोन प्रोड्यूस होता है,
थोड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, ठीक है। जब ऐसा हमने देखा कि ये हार्मोन बहुत कम अमाउंट में होता है तो सेल अपने आप क्या करेगा, सेल अपने आप को अडेप्ट करेगा और अपने ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स लगा लेगा, ठीक है, ताकि जब ये हार्मोन आके यहाँ पे बाइंड हो, जिस टाइम पे हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो ज़्यादा हार्मोन के मॉलिक्यूल आके एक ही बार में बाइंड हो सके। इसको बोलेंगे बेटा अप रेगुलेटिंग, जिसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज हो गए ताकि ज़्यादा बाइंडिंग हो और काम ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन डाउन रेगुलेटिंग में क्या हो जाएगा, यही जो रिसेप्टर्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अप रेगुलेटिंग इज एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ हार्मोन्स रिसेप्टर ऑफन ड्यू टू एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन। अगर हार्मोन लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रहा हो तब ज़्यादातर अप रेगुलेटिंग देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिसेप्टर्स के अंदर या तो अप रेगुलेटिंग हो रही है या डाउन रेगुलेटिंग हो रही है। इन सर्टेन केसेस हार्मोन कैन डाउन रेगुलेट और अप रेगुलेट नॉट ओनली देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बट द रिसेप्टर ऑफ अदर हार्मोन एज वेल। अब मान लो, सपोज करो ये एक सेल है, यहाँ पे एक हार्मोन आया था ए, ठीक है। इस हार्मोन ने क्या करा, जो हार्मोन बी के रिसेप्टर्स थे ना उनको डाउन रेगुलेट कर दिया। जैसे पहले बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, लेकिन फिर इसने क्या करा, उन रिसेप्टर्स को डिक्रीज कर दिया, उन रिसेप्टर्स को क्या कर दिया, डाउन रेगुलेट कर दिया। तो अब जो हार्मोन बी के रिसेप्टर्स हैं जो यहाँ पे ग्रीन कलर से प्रेजेंट है, ये कम हो गए। तो मतलब हार्मोन बी की जो एक्टिविटी है वो कम हो रही है। वो किसकी वजह से कम हो रही है, ए की वजह से, ठीक है। तो कभी कभी अगर हार्मोन में डाउन रेगुलेटिंग आ रही है, ज़रूरी नहीं है उसके अपने वजह से है, किसी दूसरे हार्मोन की वजह से भी आ सकती है। एंड वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि हार्मोन ए जो है वो बी के रिसेप्टर्स बढ़ा दे, उसकी अप रेगुलेटिंग करा दे, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिवली हार्मोन में इंड्यूस अ सर्ज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स फॉर अ सेकेंड हार्मोन, इफेक्टिवनेस ऑफ द सेकेंड हार्मोन विल बी एम्पलीफाइड। अगर हार्मोन ए जो है वो बी के रिसेप्टर्स बढ़ा देता तो बी की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब बेटा आप बी के कंटेक्स्ट से समझो कि बी की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेकिन अपनी वजह से नहीं हो रही। किसकी वजह से हो रही है, किसी दूसरे हार्मोन की वजह से, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इन विच वन हार्मोन इज वाइटल फॉर अनदर हार्मोन टू एक्सर्ट इट्स फुल इफेक्ट इज नोन एज परमिसिवनेस। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, परमिसिवनेस। ये क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आया, बट यस ये क्वेश्चन इस ईयर के असाइनमेंट में जरूर आया था। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रेजेंस ऑफ परमिसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन एपिनेफ्रीन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ फैटी एसिड इनटू द ब्लड फ्रॉम एडिपोसाइट। उन्होंने एग्जाम्पल दिया बेटा कि एपिनेफ्रीन की एफिकेसी के लिए, एपिनेफ्रीन के काम करने के लिए थायराइड हार्मोन जरूरी है। अगर थायराइड हार्मोन होगा तो एपिनेफ्रीन का जो फंक्शन है वो अपरेगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो और फैटी एसिड जो है वो प्रोड्यूस या सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। दिस वॉज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के टर्मिनल क्वेश्चन, वाई डू टारगेट सेल्स रिस्पॉन्ड टू हार्मोन्स, ये पेपर में आ चुका है। उसके अलावा एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग पेप्टाइड इनटू सेक्रेटरी वेसिकल क्यों करा जाता है, और स्टेरॉइड जो है सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर बाइंड क्यों नहीं होते, ये बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आंसर्स ब्रीफ है तो आंसर्स को थोड़ा सा डिटेल जरूर करना। हार्मोन जो है वो जनरली टारगेट सेल्स पे एक्ट करता है, किसकी वजह से एक्ट करता है, रिसेप्टर्स की वजह से। ये रिसेप्टर वाले पॉइंट को बेटा एक्सप्लेन करना जरूरी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं, लाइपोफिलिक है, फैट लविंग है या लिपिड सोल्यूबल है। दे कैन फ्रीली डिफ्यूज, वो लिपिड मेम्ब्रेन से इजीली बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें वेसिकल्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। वेयरएज जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं उनको हम इजीली वेसिकल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला चीज़ जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थी चैप्टर 1, वो बेटा मैंने पूरा डिस्कस करा है। जो सेकंड चीज़ मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पैथोफिजियोलॉजी या फिर वेरियस डिजीजेज। जितने भी डिजीजेज हैं हर ग्लैंड से रिलेटेड वो करने इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम चैप्टर 2 में आए, चैप्टर 2 में बेटा हमारे लिए हाइपोथैलेमस के बारे में, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमिक डिजीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। बट येस यहीं पर मैं आपको बता सकती हूँ साथ के साथ कि इस चैप्टर में से जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वो हैं बेटा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस आ चुका है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में आ चुका है। जब आप स्ट्रक्चर बताओगे तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियाई और हाइपोथैलेमिक पाथवे कवर करने ही करने हैं, और हार्मोन्स को अच्छे से करना है, क्योंकि 2 या 3 क्लासेस, मतलब दीज आर डिफरेंट क्लासेस, लाइक गोनाडोट्रोपिन कौन से है, थायरोट्रोपिन कौन से है, कॉर्टिकोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, सोमैटोस्टेनिन। तो ये 5 हार्मोन्स हैं, इनके टारगेट और इनके फंक्शन ये ज़रूर लर्न करने हैं। सो हाइपोथैलेमस की बात अगर करें तो बेटा हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस ना बहुत सारे
फैक्टर्स रिलीज करते हैं, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग हार्मोन भी इनको बोलते हैं, जो ये किसको भेजता है, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी क्या करता है, फिर एक स्पेसिफिक ग्लैंड को एक्टिवेट या इनहिबिट करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्ट कर रहा है पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी इंस्ट्रक्ट कर रहा है ग्लैंड को। तो ये बहुत सारी चीज़ें जैसे कि GnRH, दैट मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बहुत सारे रिलीजिंग फैक्टर्स ये बनाता है जिससे पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। Diagnosis of disruption of hypothalamic pituitary communication is now possible with the availability of releasing hormone assay. Often patients with syndromes are treated with hormone of the terminal gland in the pathway. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो हाइपोथैलेमस ने इंस्ट्रक्ट करना था पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी ने इंस्ट्रक्ट करना था पैनक्रियाज को, लेकिन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ने पैनक्रियाज को इंस्ट्रक्ट करके इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करा। लेकिन बेटा जब इस चीज़ को ट्रीट करा जाएगा तो हम सिर्फ जो फाइनल ऑर्गन है जैसे पैनक्रियाज उसको ही ट्रीट करते हैं, हाइपोथैलेमस को ट्रीट नहीं करते, ठीक है। तो द आइसोलेटेड डेफिशिएंसी ऑफ GnRH होता है बेटा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, लीड्स टू कैलमैन सिंड्रोम। इसकी वजह से क्या होता है, कैलमैन सिंड्रोम होता है, विच रेफर्स टू एनोस्मिक, दैट मीन्स लैकिंग अ सेंस ऑफ स्मेल इन पेशेंट्स विद हाइपोगोनाडोट्रोपिक या हाइपोगोनाडिज्म, मतलब कि उनका जो गोनाड डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हुई। देयर इज अ क्लस्टर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दैट लीड टू वन और मोर फीचर्स ऑफ दिस सिंड्रोम विद सम वेरिएंट्स लैकिंग सम ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट इन द ओवर्ट सिंड्रोम। मतलब कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस भी हमें देखने के लिए मिल रही है और अलग अलग पेशेंट्स में जो सिम्टम्स होंगे वो अलग अलग होंगे। बट आपको ये याद रखना है जो कैलमैन सिंड्रोम है वो किसकी वजह से हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ GnRH की वजह से। अगर हम मेन पैथोफिजियोलॉजीज की बात करें उसमें बेटा आता है हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपो वर्ड रेफर कर रहा है हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी वर्ड कर रहा है पिट्यूटरिज्म कर रहा है पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी आर टाइटली इंटीग्रेटेड डैमेज टू द हाइपोथैलेमस इम्पैक्ट द रिस्पॉन्सिवनेस एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी। अगर हाइपोथैलेमस में कोई डैमेज आया तो उसकी वजह से पिट्यूटरी काम नहीं कर पाएगा। हाइपोथैलेमस डिजीज में कॉज इनसफिशिएंट और इनहिबिटेड सिग्नल टू द पिट्यूटरी, या तो हाइपोथैलेमस इनसफिशिएंट सिग्नल भेजेगा या फिर सिग्नल्स नहीं भेजेगा पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से पिट्यूटरी जो है वो फर्दर ग्लैंड्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं बेटा हाइपोपिट्यूटरिज्म। ट्रीटमेंट फॉर हाइपोपिट्यूटरिज्म इन्वॉल्व हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ती है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है बेटा इसका न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस होता है जो जेनेटिकली जो डायबिटीज़ होता है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये न्यूरोजेनिक है तो मतलब कि ये ब्रेन से रिलेटेड है या फिर ये हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। मतलब कि पैनक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस करने थे वो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पिट्यूटरी ने उसको कमांड नहीं दिया। और पिट्यूटरी ने क्यों नहीं दिया, क्योंकि हाइपोथैलेमस में डिफेक्ट था। तो न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में अकर ड्यू टू लो लेवल ऑफ ADH प्रोडक्शन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इनसफिशिएंट ADH मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन अगर कम होगी जिसकी वजह से थ्रस्ट बढ़ेगा और यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। एक्सेसिव यूरिनेशन होगी जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और बॉडी से शुगर लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म। टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो एक ऑक्सिलरी मतलब एक ऐसा ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के साथ क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ही इंस्ट्रक्ट करेंगे थायराइड को। तो जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और भेजता है पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से पिट्यूटरी रिलीज करता है TSH। तो बेटा हाइपोथैलेमस ने क्या प्रोड्यूस करा, TRH, दैट मीन्स थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और किस तक भेजा, पिट्यूटरी तक। पिट्यूटरी ने बेटा क्या रिलीज करा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो काम किस पे करेगा, थायराइड ग्लैंड पे। अब यहाँ तक तो शायद आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम किस में आ रही है, TRH में, ठीक है। पिट्यूटरी रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो जाएगा थायराइड के पास, ताकि थायराइड जो है वो T3 और T4 रिलीज कर सके। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म अकर व्हेन TSH secretion from the pituitary is impaired, whereas tertiary hypothyroidism is the deficiency or inhibition of TRH। ये चीज़ पे ध्यान दो बेटा, अगर TRH रिलीज नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म, लेकिन अगर TSH रिलीज नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने में, मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म डाइजेशन वगैरह को कंट्रोल करते हैं। अगर इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगी थायराइड हार्मोन की तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ढंग से नहीं होगी, जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। हाइपोथैलेमिक डिजीज में देयरफॉर हैव इम्प्लीकेशंस फॉर ओबेसिटी। नेक्स्ट है बेटा इसका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दैट मीन्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है बेटा, पिट्यूटरी रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, लेकिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की कमांड उसको कौन देगा, हाइपोथैलेमस देगा, ठीक है। GHRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, ताकि बॉडी के अंदर ग्रोथ हो सके, सेक्सुअल डेवलपमेंट हो सके। अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रही तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो मतलब ग्रोथ डेवलप नहीं होगी और रिटार्डेशन होगी।
और ऐसा हमें कौन सी कंडीशन में देखने के लिए मिल सकता है, या तो पिट्यूटरी में प्रॉब्लम थी या फिर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये वाले हमारे डिसऑर्डर्स आ गए बेटा जो कि चैप्टर 2 के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम आ जाते हैं चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 3 है हमारा पिट्यूटरी से रिलेटेड। तो पिट्यूटरी से रिलेटेड भी हार्मोन्स वगैरह अच्छे से कर लेना है, ग्लाइकोप्रोटीन, मैमोट्रोपिक हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स अच्छे से। हमें मेनली करना है पैथोफिजियोलॉजी। अब पिट्यूटरी की बात करें तो पिट्यूटरी का बेटा एक डायरेक्ट इफेक्ट है ग्रोथ पे, क्योंकि पिट्यूटरी एक हार्मोन तो सीधा सीधा रिलीज कर रहा है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। दूसरा पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड्स को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पिट्यूटरी से डायरेक्ट बात करें, पिट्यूटरी से रिलेटेड बात करें डायरेक्टली, तो एक है बेटा हमारे पास गिगैंटिज्म। गिगैंटिज्म के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, मतलब कि चाइल्डहुड के केस में, चाइल्डहुड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ओवर ग्रोथ या ओवर डेवलपमेंट होगी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रोथ पैटर्न दैट कैन बी सीन that can result in height more than 2 standard deviations from the normal mean. Intrinsic tallness, expression of genetic potential of the individual, advanced growth. Intrinsic tallness मतलब कि इंटरनल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, एडवांस ग्रोथ जहाँ पे ग्रोथ अकर्स अर्लियर एंड स्टॉप्स एट नॉर्मल अडल्ट हाइट, प्रोलॉन्ग ग्रोथ बियॉन्ड द नॉर्मल टाइम एट द एंड ऑफ द प्यूबर्टी। तो बेसिकली जो एडवांस ग्रोथ है वो चाइल्डहुड में होती है, लेकिन अडल्टहुड तक आके ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन प्रोलॉन्ग ग्रोथ में क्या होता है, पिट्यूटरी के बाद भी ग्रोथ जो है वो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, ऑफन फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन या एक्सेलरेटेड ग्रोथ। तो अगर हम मेन बात करें इसकी, तो यहाँ पे हमने कहा था एक्सेसिव ग्रोथ इन चाइल्डहुड। तो इसके अंदर बेटा हो क्या रहा है, एक्सेसिव ग्रोथ में हाइपर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से ट्यूमर्स जैसी कंडीशन हो सकती है बच्चों में, रिजल्टिंग एक्सेलरेटेड ग्रोथ की वजह से गिगैंटिज्म हो रहा है, जिसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टराइज बाय हाइट दैट इज ग्रेटर देन ईदर बोन एज और क्रॉनिकल एज एंड अ सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इसके लिए फिर हार्मोनल थेरेपी के थ्रू इसको कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा डॉफिज्म। डॉफिज्म के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। इसके रीज़न जेनेटिक भी हो सकते हैं या इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्लिनिकल इवैल्यूएशंस के लिए अलग अलग हार्मोन्स को स्टडी करना पड़ता है जो ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड होते हैं। द ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में भी आइसोलेटेड ग्रोथ हार्मोन जरूर ऐसा हो सकता है कि वो जो डेफिशिएंसी है वो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के कम प्रोड्यूस होने से, मान लो पिट्यूटरी ही कम प्रोड्यूस कर रहा था, या मे बी जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से हो, हाइपोथैलेमस की वजह से भी हो सकती है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी अनट्रीटेड इन चाइल्डहुड लीड्स टू अडल्ट विद प्रोपोर्शनेट एक्सट्रीम शॉर्ट स्टेचर, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, जो हाइट रहती है वो बहुत छोटी रहती है। ठीक है, तो इसलिए उसको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या हो रहा है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है अडल्ट में। याद रखना जो फर्स्ट वाली कंडीशन हमने पढ़ी गिगैंटिज्म, उसके अंदर भी एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, लेकिन चाइल्डहुड में एक्रोमेगाली बहुत, मतलब 2-3 पेपर्स में देखा जा चुका है कि आया हुआ है। तो एक्रोमेगाली के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है अडल्ट के अंदर। एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट लीड टू कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम नोन एज एक्रोमेगाली एंड मोस्ट कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम वन ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर्स, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ट्यूमर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। दो ये कंडीशन जो है वो रेयर है। इट जनरली हैज़ अ स्लो प्रोग्रेशन एंड कैन बी प्रेजेंट फॉर डिकेड और मोर बीइंग एक्यूरेटली डायग्नोज। इसके सिम्टम्स इतने स्लो हैं कि मान लो शायद 10-15 साल तक पता ही नहीं चलता कि ऐसी कोई कंडीशन बॉडी के अंदर प्रेजेंट भी है। ठीक है, दीज चेंजेस इन अपीयरेंस, ये जो भी इसमें चेंजेस आएंगे, सो ग्रेजुअल सो स्लो दैट द पेशेंट्स दैट दे आर नॉट द पेशेंट्स इनिशियल कंप्लेंट अपॉन प्रेजेंटेशन, रादर द हेडेक रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रोइंग ट्यूमर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो कि पेशेंट्स को फील होता है। ठीक है, इसकी वजह से आगे जाकर रेस्पिरेटरी डिजीजेज या और भी जो कंडीशन सेकेंडरी कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है। तो प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली का जो मेन एम होता है ट्रीटमेंट का, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को रोकना या कम करना। ठीक है, एक बेटा यहाँ पे है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ से रिलेटेड जो टॉपिक है वो चैप्टर 8 में भी कवर है, जहाँ पे पैनक्रियास पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी है लैक ऑफ वेसोप्रेसिन एक्शन ड्यू टू डैमेज ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, जीन म्यूटेशन की वजह से लीड टू कंडीशन नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। बेटा अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी होगी तो वैसोप्रेसिन क्या करता है, बॉडी के अंदर वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, वो एंटी डायरेटिक हार्मोन है। अगर वैसोप्रेसिन की कमी होगी तो बॉडी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी से वाटर बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, दैट मीन्स यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। दिस कंडीशन इज distinguished from diabetes mellitus which is due to the lack of resistance of insulin। बेटा जो लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज होता है ना, वो डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम कॉमनली टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। जो जेनेटिक डायबिटीज है, जो बाय बर्थ होता है, वो DI, जिसको टाइप 1 बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन होती है, पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिन सिक्रीट हो रहा है, बिकॉज वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है। यूरिन एक्सक्रीट होने से अगेन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी के अंदर थ्रस्ट भी बढ़ जाती है। द मोस्ट कॉमन कॉज
ऑफ दिस इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट इज़ द ब्रेन की कोई कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होने लग जाता है कि वैसोप्रेसन जो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ या अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट बेसिकली यही होता है, ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोजेनिक क्यों? क्योंकि हो सकता है हाइपोथैलेमस ने अच्छे से इंस्ट्रक्ट नहीं करा था जिसकी वजह से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुआ, या पिट्यूटरी ने अफेक्ट नहीं करा था जिसकी वजह से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो बेसिकली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ती है, ठीक है, जिससे वाटर को रीएब्जॉर्ब हो सके और रीएब्जॉर्ब होने के साथ साथ बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एक्रोमेगाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले के पेपर में देखा जा चुका है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पे भी नोट जो है वो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4, दैट इज थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें, क्योंकि हम अभी के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी, क्या क्या कंडीशन होती है, तो उसके अंदर 2 कंडीशन है, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर, और इनके अंदर भी सब कंडीशंस है। हाँ जी, तो आते हैं बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म में। द सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आर ऑफ स्लो ऑनसेट एंड जनरली इंक्लूड डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज रेस्पिरेशन या लो बॉडी टेम्परेचर। दे मे बी सम वेट गेन ड्यू टू डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ क्योंकि थायराइड जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा जिसकी वजह से वेट गेन भी हो सकता है। तो ये तो बेसिक सिम्टम्स है। इससे होने वाली कंडीशन या डिजीजेस कौन कौन से है बेटा? मिक्सोएडेमा या फिर क्रेटिनिज्म, उसके अलावा हो सकता है हाशिमोटोस डिजीज़, ठीक है। तो ये हमारे आ जाते हैं हाइपो में, पहले इन तीनों को पढ़ते हैं और उसके बाद आएंगे फिर हाइपर पे। मिक्सोएडेमा, एडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग बेटा, इज अ हाइपोथायरॉयडिक कंडीशन इन विच देयर में बी ड्राई फ्लेकी स्किन एंड हेयर लॉस एंड एडेमा। तो यहाँ पे ड्राई स्किन हो सकती है, फ्लेकी स्किन हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, और एडेमा मतलब स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। एडेमा इज अ टिपिकल वाइट स्प्रेड इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्किन प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड हाइलुरोनिक एसिड इन द सबक्यूटेनियस स्पेसेस। सबक्यूटेनियस स्पेसेस मतलब स्किन के अंदर बेटा प्रोटीन, कार्ब्स या हाइलुरोनिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो रहा है जिसकी वजह से एडेमा हो रहा है। इन दिस एडेमा which resulted in the condition being named as myxoedema. Another feature of this condition is deepening of the voice, possibly as consequence of edema around the larynx. larynx के आसपास की वजह से जो आवाज़ है वो थोड़ी सी hoarse होने लग जाती है। Because of disruption of other endocrine system, hypothyroidism also causes reproductive disorders, menorrhagia और irregular menstruation in females, reduced fertility in both males and females. बेटा एक चीज़ याद रखो, हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक हार्मोन में भी इफेक्ट हो रहा है, दो इट इज़ थायराइड ग्लैंड का हार्मोन, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी ये बाकी ग्लैंड्स को अफेक्ट करेगा, स्पेशली ये अफेक्ट करेगा किसको? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में भी बेटा क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम है, मतलब कि जो थायराइडसिन या T3 T4 जो रिलीज़ हो रहा है वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है। तो इसको क्रेटिनिज्म कब बोलते हैं? जब ये हमें देखने के लिए मिलता है बहुत छोटे बच्चों में, जैसे कि नियोनेट्स, न्यूली बॉर्न में या छोटे बच्चों में, जिसकी वजह से इट मे लीड टू मेंटल रिटार्डेशन या फिर कई कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। अदर फीचर्स में शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट हाइट हो गई, एडेमा हो गया, कपल्ड विद प्रोट्रूडिंग टंग विच गिव राइज टू कॉज फीचर्स इन अ हॉर्स क्राई। क्रेटिनिज्म अकर्स इन अबाउट 1:4000 बर्थ, मतलब 4000 में से किसी एक बच्चे को शायद होगा, तो ये एक रेयर डिजीज़ है। इफ़ द कंडीशन इज रिकॉग्नाइज रैपिडली, मेनी कंट्रीज रूटीनली स्क्रीन फॉर TSH, तो इसलिए न्यूबॉर्न बच्चों का TSH चेक करके मॉनिटर करा जाता है कि उनकी बॉडी में थायराइड हाइपो एक्टिविटी तो नहीं शो कर रहा, मतलब कम प्रोडक्शन तो नहीं शो कर रहा। इन एडिशन टू द फीचर्स ऑफ थायराइड एक्टिविटी दैट आर सीन इन अडल्ट, इफ कंडीशन अकर्स इन चिल्ड्रन देयर आर ऑल्सो डेफिशिएंसी इन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। अगर बच्चों के अंदर हो रहा है तो उनके अंदर हमें ग्रोथ और मैच्योरेशन कम मिलेगी, डिलेड सेक्शुअल डेवलपमेंट जो है वो देखने के लिए भी मिल सकती है। तो ये है बेटा क्रेटिनिज्म के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं हाशिमोटोस डिजीज़। हाशिमोटोस डिजीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज हाशिमोटोस डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, याद रखना ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बना रही है हमारे खुद के थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है। तो जब बॉडी अपने ही सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही हो, उस डिसऑर्डर्स को क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन विच देयर इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकुलर सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मतलब कि बेटा इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल सेल्स है वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और ओकेजनली एन इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, या फिर एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है जो कि TSH के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है, ताकि TSH अपने रिसेप्टर से बाइंड करके काम
काम ना कर सके। द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड हाइपो एक्टिविटी इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमने पहले भी डिस्कस करा था, चाहे कॉज कोई भी हो, लेकिन जो मेन जो लास्ट ऑर्गन होता है ना उसी पे ही काम करा जाता है। तो अगर थायराइड की प्रोडक्शन कम हो रही है, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रही है या एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रही है, तो यहाँ पे जो हार्मोनल थेरेपी है उसी से इसको करेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से वो जो हार्मोन है वो अंडर प्रोडक्शन हो, ज़्यादा ना हो। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट थेरेपी विद ओरल T4, मतलब कि ओरली या मेडिसिन के थ्रू हार्मोन्स जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि लोगों को थायराइड की मेडिसिन दी जाती है। ये था बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म की 3 कंडीशन, जिसमें से हाशिमोटोस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे अभी हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में एक हमने पढ़ा था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो क्या था बेटा, हाशिमोटो। यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज और हाशिमोटो पे बहुत बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज ग्रेव डिजीज विच अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 1%। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर देयर इज एन एंटीबॉडी टू TSH रिसेप्टर्स। एंटीबॉडी है जो जाके TSH रिसेप्टर पे बाइंड करती है। द एक्शन ऑफ दिस एंटीबॉडी इज टू स्टिमुलेट द रिसेप्टर एंड टू पोटेंशिएट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। बेटा पहले वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे आके कोई एंटीबॉडी बाइंड कर गई जिसकी वजह से यहाँ पे थायराइड हार्मोन जो है वो आके या TSH जो है कि बाइंड नहीं कर पा रहा था। ये हो रहा था किसमें, हाशिमोटो में। ग्रेव डिजीज के अंदर क्या हो रहा है, ग्रेव डिजीज के अंदर हो रहा है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे रिसेप्टर है, TSH तो नहीं आ रहा, TSH तो कम कम किसी किसी टाइम पे आता है। यहाँ पे मान लो बहुत सारे रिसेप्टर्स है जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे TSH आके बाइंड कर दिया, लेकिन बाकी जगह पे क्या होगा, एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है सेल जो कि TSH से मिलती जुलती है, वो आके यहाँ पे बाइंड कर देगी और इसको ओवर प्रोडक्शन करने के लिए सिग्नल्स देगी। द एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हैज़ बीन लेबल्ड एज लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग, लैट्स। ये नाम याद रखना है, लैट्स क्या है, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, thyroid stimulating immunoglobulin and thyroid stimulating antibody. Along with these name refer to immunoglobulin is unclear, क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ एंटीबॉडी बोलेंगे तो हमें क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। टुगेदर विद टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर देयर इज ओवर एक्टिविटी ऑफ, जो थायराइड ग्लैंड की जो नोड्यूल्स हैं उनके अंदर भी ओवर एक्टिविटी होने लग जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ जी, द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव डिजीज एंड अदर फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में वही होगा कि थायराइड हार्मोन्स कि जो ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको रिड्यूस करा जाए बाय द यूज़ ऑफ बीटा एड्रीनोसेप्टर एंटीगनेस। एंटीगनेस मतलब कि जो अगेंस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा गोइटर। गोइटर भी क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। गोइटर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है जिसकी वजह से नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाती थी। गोइटर में भी और सिम्टम ऑफ इधर ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, ये दोनों चीज़ों को हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो या हो सकता है थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव हो। इन केस ऑफ अंडर एक्टिविटी दैट इज आयोडीन डेफिशिएंसी द इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट रिलीज इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ TSH। हाइपर एक्टिविटी के केस में बेटा क्या होगा, सॉरी हाइपो एक्टिविटी के केस में क्या होगा, TSH की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है under the influence of TSH, और in the case of overactivity of thyroid gland the error may be due lie in hypothalamus या anterior। ये भी हो सकता है कि अंडर एक्टिविटी नहीं हो रही है, ओवर एक्टिविटी हो रही है, और अगर ओवर एक्टिविटी हो रही थी, ज़्यादा थायराइड प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो किसकी वजह से हो रहा था, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी की वजह से। ज़्यादातर ये जो गोइटर नोटिस करा गया था, गोइटर मतलब कि ओवर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसकी वजह से स्वॉलन नेक हो रहा है, ये हमारी कंट्री में जो नोटिस करा जाता है वो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से नोटिस करा गया था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये अंडर सिक्रेशन में भी हो सकता है और ओवर सिक्रेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 4 में से हमने करा था, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और 6 में कोई पैथोफिजियोलॉजीज नहीं थे। तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 में, दैट इज हार्मोन्स रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हीमोस्टेसिस, मतलब वो हार्मोन जो बॉडी के अंदर कैल्शियम या फॉस्फोरस का बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसमें से जो कैल्शियम का मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम रेगुलेशन या विटामिन डी और कैल्सिटोनिन से रिलेटेड फंक्शन जो है वो ज़रूर कर लेना। हम आ जाते हैं बेटा पैथोफिजियोलॉजी पे, मतलब कि जितने भी डिसऑर्डर्स है पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड या फिर रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये 3 चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकेट, ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस पे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार देखे गए हैं।
तो अगर हम बात करें रिकेट्स की, रिकेट्स जो होता है वो मेनली बच्चों के अंदर रिपोर्ट करा जाता है या देखा जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरेट की डेफिशिएंसी हो जाती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, और उसकी वजह से बोन्स जो है वो वीक होने लग जाती है. इफ द चाइल्ड इज सफिशिएंटली एक्सपोज टू सनलाइट, देन 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन स्किन इज एक्टिवेटेड बाय यूवी रेज एंड फॉर्म विटामिन D3. हमें ये चीज़ पता है कि जो है धूप है, सनलाइट है, इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए. क्यों बेटा? क्योंकि वो D3 की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, विच प्रिवेंट्स रिकेट बाय प्रमोटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन. ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग रिकेट्स, अगर किसी को बहुत टाइम के लिए रिकेट्स है या वो प्रोलॉन्ग कंडीशन में अनट्रीटेड है, इंक्रीज इन PTH लीड्स टू एक्सट्रीम ऑस्टियोक्लास्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन, जिसकी वजह से क्या होगा कि पैराथायराइड हार्मोन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और बोन्स में से एब्जॉर्प्शन होने लग जाएगी, कॉजिंग द बोन टू बिकम ग्रेजुअली वीकर एंड प्रोड्यूसेस स्ट्रेस ऑन द बोन स्टेमिंग फ्रॉम रैपिड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. इसका मतलब बेटा ये है कि PTH बढ़ जाएगा, और PTH क्या करता है, बोन से कैल्शियम को निकाल के ना ब्लड के अंदर भेजना शुरू कर देता है, तो बोन थिनिंग होने लग जाएगी. ठीक है. द लेवल ऑफ कैल्शियम में फॉल रैपिडली अंडर द कंप्लीट एग्जॉस्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स. वंस द ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स बिलो 7, द साइन ऑफ टेटनी एडवांसेस एंड द चाइल्ड में कम टू टेटनिक रेस्पिरेटरी स्पैज्म. मतलब कि कंडीशन जो होती है वो और ज़्यादा एडवर्स हो जाती है, क्योंकि बेटा क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर ना कैल्शियम कम है. अब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है तो बोन से कैल्शियम निकल के कहाँ आ रहा है, ब्लड में. किसकी वजह से? पैराथायराइड हार्मोन की वजह से. ये अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो बोन में से भी कैल्शियम डिपॉजिट खत्म होने लग जाएंगे, तो ब्लड में कहीं से आएगा नहीं, तो वो जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, टेटनी. नेक्स्ट कंडीशन है बेटा ऑस्टियोमलेशिया. ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, रेफर्स टू द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स एंड इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय सेवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी. विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बोन जो है वो सॉफ्टन होने लग जाएंगे, उनका मैट्रिक्स अच्छे से डेवलप नहीं होगा. इन अडल्ट ऑस्टियोमलेशिया लीड्स टू फ्रैक्चर, वाइल इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट ऑस्टियोमलेशिया में लीड टू बोइंग ड्यूरिंग द ग्रोथ. मतलब कि उनकी जो बैक होती है वो आर्क्ड होती है या वो बेंड होती है बच्चों के केस में. बड़ों के केस में अगर ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है, मतलब बोन्स की सॉफ्टनिंग हो रही है, बोन्स हार्ड नहीं हो रही, धीरे धीरे करके सॉफ्टन अप हो रही है, तो इट मे कॉज ईजी फ्रैक्चर्स. प्राइमरी कॉज ऑफ ऑस्टियोमलेशिया इज द डिफेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ बोन मैच्योरेशन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम और फॉस्फेट. द अबव प्रॉब्लम्स मे बी ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी इन द बॉडी, क्योंकि बेटा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है. तो विटामिन डी भी अगर नहीं होगा तब भी कैल्शियम फॉस्फोरस का बैलेंस बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं होगा. ठीक है. सनलाइट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन डी, वाइल डाइटरी सोर्सेज में जो होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे काउ मिल्क वगैरह जो है वो ऐड करा जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ऑस्टियोपोरोसिस में. ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन है वो होती है बेसिकली एजिंग के साथ. ठीक है. किसके साथ होती है? एजिंग के साथ. कभी कभी पेपर में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है. तो इट इज़ द आउटकम ऑफ रिड्यूस बोन मैट्रिक्स रादर देन पुअर बोन कैल्सिफिकेशन. पुअर बोन कैल्सिफिकेशन नहीं है, मतलब बोन के अंदर कैल्शियम है लेकिन बोन की जो मैट्रिक्स है, जो बेस है, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है. इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इन द बोन इज मोस्टली बिलो नॉर्मल. ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब है बेटा बोन सेल्स का बनना. तो यहाँ पे आके बोन सेल्स, जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल्स है वो बहुत कम हो जाती है. दस द बोन ऑस्टियोइड डिपोजिशन रेट इज डिप्रेस्ड. अब नॉर्मली क्या होता है, मैट्रिक्स होती है जो किससे बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से. ठीक है. और यहाँ पे बोन के सेल्स आके डिपॉजिट होते रहते हैं. लेकिन अगर मान लो एजिंग के साथ या किसी भी रीज़न के साथ ये बोन के सेल्स बन ही नहीं रही, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो यहाँ पे ऑस्टियोक्लॉइड्स जो है या ऑस्टियोसाइट्स जो है वो डिपॉजिट नहीं होंगे और बोन जो है वो उसकी वीक होने लग जाएगी, मैट्रिक्स रिड्यूस होने लग जाएगी. Osteoporosis is caused by various factors like lack of physical stress on the bones due to inactivity. Inactivity की वजह से हो सकता है, malnutrition की वजह से हो सकता है, insufficiency of vitamin C की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है osteoblast की एक्टिविटी के होने के लिए. पोस्ट मेनोपॉजल लैक ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीशन. एस्ट्रोजन सिक्रीशन की जब लैक होगा या कम होने शुरू होगा तब भी बोन्स पे इफेक्ट आएगा. रिडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से भी या ओल्ड एज की वजह से भी ऐसा हो सकता है. तो ये था ऑस्टियोमलेशिया के बारे में. ठीक है. अगर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, तो नेक्स्ट चैप्टर के पैथोफिजियोलॉजी है. नेक्स्ट चैप्टर की पैथोफिजियोलॉजी है डायबिटीज़ टाइप 1 दैट इज डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायबिटीज़ टाइप 2 दैट इज इंसिपिडिस.
चैप्टर 8 है बेटा पैनक्रियाज के बारे में। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें, पैनक्रियाज का काम होता है बेटा, मेन पैनक्रियाज अगर हार्मोन सिक्रीट कर रहा है वो है इंसुलिन, जो कि मेनली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है। मतलब कि अगर पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो किस में होगा, इंसुलिन में। यहाँ पे है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। इट इज क्लियर दैट इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस द बीटा सेल्स इन द आइलेट ऑफ beta cells in the islet are partially or totally destroyed by aggressive autoimmune process which is mediated by CD4 और CD8 cells। इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाज के अंदर, बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करें, ये बीटा सेल डैमेज हो गए किस वजह से, किसी ना किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ की। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से अगर ये बीटा सेल्स डैमेज हो गए हैं तो बीटा सेल्स ही नहीं होंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा या कम प्रोड्यूस होगा। द एंड रिजल्ट इज दैट देयर इज नो एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रीशन। दिस इज डिटरमाइंड बाय बोथ बाय द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा लेवल ऑफ इंसुलिन सी पेप्टाइड एंड द प्रेजेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ ड्रग फॉर्म इंसुलिन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो इसके लिए क्या होगा, बॉडी के अंदर तो इंसुलिन है नहीं, हमें किसके थ्रू देना पड़ेगा, ड्रग के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू। इंडिविजुअल्स विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस आर हाईली प्रोन टू डेवलपमेंट मेटाबॉलिक कीटोसिस। मतलब कि बॉडी के अंदर जो कीटोन बॉडीज़ है वो डेवलप होने लग जाती हैं। एंड इन द अनट्रीटेड स्टेट की वजह से अगर इसको ट्रीट नहीं करा गया, अक्यूट सिम्टम लाइक पॉलीयूरिया, मतलब कि बार बार यूरिन सिक्रीट होना या यूरिन फॉर्म होना, पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वेट लॉस, फटीग, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी या पेशेंट को फील होनी शुरू हो जाएंगी। Patients with type 1 diabetes mellitus require mandatory dietary treatment with some form of drug। मतलब मेडिसिन भी चाहिए, इंसुलिन प्रिपरेशन भी चाहिए और डाइट को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि बॉडी अपने आप शुगर को मेंटेन नहीं कर रही। तो यहाँ पे याद रखना है, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो ये जनरली हमें जुवेनाइल केस में या फिर चाइल्डहुड में ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, इसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, इन विच देर इज़ ओनली अ रिलेटिवली लैक ऑफ इंसुलिन। इट इज़ फ्रीक्वेंटली नॉट डायग्नोज अंटिल द एज ऑफ 40। मतलब कि इंसुलिन जो है वो कंपैरेटिवली बॉडी के अंदर कम है, लेकिन ये टिल द एज ऑफ 40 जो है वो पता नहीं चल रहा। इन दिस फॉर्म ऑफ डिजीज डायबिटीज इज स्टेटेड टू बी इंसुलिन डिपेंडेंट सिंस द पेशेंट विल नॉट डेवलप कीटोसिस विदाउट इंसुलिन थेरेपी। अगर इंसुलिन थेरेपी उसको नहीं मिलेगी तब तक उसकी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होंगी। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस रिक्वायर इंटरमिटेंट इंजेक्टिव इंसुलिन थेरेपी यूजुअली टू मैनेज फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। फास्टिंग शुगर को मेंटेन करने के लिए उनको सुबह पहले इंसुलिन की मेडिसिन या इंसुलिन के इंजेक्शंस का लेना ज़रूरी है, प्लस डाइट के अंदर शुगर को बंद करना ज़रूरी है। द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड फिजिकल फाइंडिंग एंड मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इज ओबेसिटी। ये ज़्यादातर कौन सी कंडीशन के साथ, ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बेटा जनरली हम इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोलते हैं कि पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज या ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो लैक या इनसफिशिएंट होने लग जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ हैज़ 3 मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ दैट को अकर टू क्रिएट हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट विद एन अनयूजुअली हाई ब्लड कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट हो सकती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो शुगर है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। और इससे एसोसिएटेड 3 एबनॉर्मलिटीज़ हैं। द लिवर बेसल लेवल ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। हेल्दी स्केलेटल मसल टिश्यू जो है which takes up normally takes up 70 to 80% of glucose, but in the presence of type 2 muscle is resistant to significant glucose uptake। normally muscles body का 70 to 80% ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन इस केस में वो नहीं करेंगी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है बीटा सेल्स के फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्लूकागॉन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, विच देन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। तो ग्लूकोज नॉर्मली चेंज होता है ग्लूकागॉन में, लेकिन यहाँ पे ये काम तो नहीं हो रहा, तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज में चेंज होने लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये है। और पेपर में बहुत बार टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में डिफरेंस भी आता है। ओके जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की पैथोफिजियोलॉजी पे, दैट इज एड्रीनल हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन से होने वाली पैथोफिजियोलॉजी है बेटा एडिसन डिजीज, कॉर्न सिंड्रोम और कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, और इसके जो हार्मोन्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टेक्स और मेडुला से कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, दैट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहली पैथोफिजियोलॉजी है बेटा एड्रीनल ग्लैंड की।
एडिसन डिजीज़ क्यों होता है? हाइपो प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, हाइपो मतलब कम, तो बेसिकली लेस प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से हो रहा है ये एडिसन डिजीज़। इट इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ एट्रोपी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। बेटा कॉर्टिसोल जो होता है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनता है बाय अननोन कॉजेज। अब ये जो हाइपो प्रोडक्शन हो रही है, ये जो प्रोडक्शन इसकी कम हुई, इसका रीज़न नहीं पता, और जिसका रीज़न नहीं पता उनको बोलते हैं इडियोपैथिक। दिस कैन बी रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ अदर लेवल्स ऑफ कैस्केड फ्रॉम द लिम्बिक सिस्टम ऑनवर्ड। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर यहाँ से कॉर्टिसोल नहीं बन रहा तो इससे बहुत सारे जो बाकी के फंक्शंस है वो भी इफेक्ट होंगे। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट विद डेली स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट। द रिजल्ट ऑफ एडिसन डिजीज आर सोडियम लॉस, बॉडी से सॉल्ट का लॉस होना, एंड द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ MSH मतलब कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ACTH। द acute onset of Addison disease is referred to as Addisonian shock, is the shock associated with adrenal inefficiency। तो यहाँ पे जो बेसिक सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो क्या देखने के लिए मिल रहे हैं? पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो रही है, बॉडी से एक्सेस पोटेशियम का लॉस हो रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल डिक्रीज हो रहा है, हाई लेवल ऑफ ACTH और MSH हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कॉर्टिसोल को रिप्लेसमेंट हार्मोनल थेरेपी से ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इट इज़ ट्रीटेड विद लार्ज इंट्रावेनस डोजेस ऑफ कॉर्टिसोल, फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड एंटीबायोटिक्स। ट्यूबरकुलोसिस एक मेन कॉज है जिसमें एडिसन डिजीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एडिसन डिजीज़ हाइपो एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है बेटा कॉन सिंड्रोम। कॉन सिंड्रोम में क्या हो रहा है? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी मतलब हम कह सकते हैं कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव है। द यूजुअल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कॉन सिंड्रोम इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। ज़्यादातर ये ट्यूमर के केसेस में होता है। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा, वहाँ पे क्या हो रहा था बेटा? अगर हाइपो एक्टिविटी है, कम एक्टिविटी है, तो पोटेशियम लॉस हो रहा था, वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या होगा? हाइपरटेंशन, क्योंकि बॉडी के अंदर सोडियम बढ़ जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी, हाइपोकैलीमिया मतलब पोटेशियम का लेवल कम होगा लेकिन सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, मसल वीकनिंग होनी शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर। इन सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म द कंडीशन कैन बी रिलीव बाय यूजिंग स्पायरोलेक्टोन और एंजियोटेंसिन 2 एंटागनिस्ट। तो बेसिकली ये तो केमिकल थेरेपीज़ है जो यूज़ करी जाती है टू ट्रीट सच कंडीशंस। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि कॉन्स सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है ये। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हो रही है जो कि ज़्यादातर किस कंडीशन में होती है? ट्यूमर्स के केस में होती है। यहाँ पे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, सोडियम इंक्रीज हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, और हाइपोकैलीमिया मतलब कि पोटेशियम की जो लेवल है वो कम हो रही है। लास्ट है बेटा कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज़। कुशिंग डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर एडल्ट में विद इन द एज ऑफ 20 to 50 की एज में फाइंड आउट करा जाता है। दीज जनरली अकर एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी, और गर्ल्स और बॉयज़ में होने के चांसेस इक्वल है। ठीक है, सिम्टम क्या होते हैं इसके? रिजल्ट यूनिफॉर्मली फ्रॉम एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल। जैसे एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से हार्मोन्स हो रहे थे जो इससे पहले वाला था, उसी के जैसे सेम सिम्टम्स है। एट द प्रेजेंट टाइम वर्चुअली ऑल इंडिविजुअल विद कुशिंग सिंड्रोम कैन बी ट्रीटेड इफेक्टिवली एंड अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन कैन बी क्योर। हर एक को ट्रीटमेंट दिया जाता है और मैक्सिमम लोग जो है वो क्योर भी कर लेते हैं इजीली। हाइपर प्रोडक्शन of cortisol from adrenal could be expected to occur if there is a tumor of adrenal producing abnormal amount of steroid, if there is a pituitary tumor producing high level of ACTH। अब ज़्यादातर ये दोनों ही कंडीशन, चाहे हम बात करें कॉन सिंड्रोम की, चाहे हम बात करें कुशिंग सिंड्रोम की, दोनों के अंदर ही बेटा हमें ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी देखने के लिए मिली है। या तो यहाँ पे ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो कॉर्टिसोल था उसी की डायरेक्ट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो कभी कभी सर्जरी के थ्रू उस ट्यूमर या उस ग्लैंड के उस पार्ट को रिमूव करना ज़रूरी होता है जहाँ से ओवर सिक्रीशन हो रही है, या फिर मेडिसिन और एंटागनिस्ट थेरेपी के थ्रू कंडीशंस को कंट्रोल करा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ जितने भी हमारे बेसिकली पैथोफिजियोलॉजीज थी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी डिसऑर्डर्स विद द एड्रीनल कॉर्टेक्स। और बेटा पेपर में नियरली 5 to 10 मार्क्स का या 10 मार्क्स के हमेशा 2 कंडीशन तो हमें हर पेपर में देखने के लिए मिलती हैं, किसी किसी में 3 भी मिलती हैं। तो मतलब 10 to 15 मार्क्स में आपकी ये पैथोफिजियोलॉजीज कवर होती है, चाहे वो टाइप 1 टाइप 2 हो, या वो ग्रेव्स डिजीज़ हो, हाशिमोटोस डिजीज़ हो, मिक्सोएडिमा हो, कुशिंग सिंड्रोम हो। तो ये सबको अच्छे से कर लेना, बिकॉज दिस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट एंड इट फॉर्म्स एन ईजी पार्ट एज वेल, क्योंकि आप सारी पैथोफिजियोलॉजीज एक ही पेपर पर लिख के लर्न करो, इट इज़ गुड टू गो।
सो होप आपको ये वाला वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट.